डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। खेती किसानी और इससे जुड़े हुए जो संबद्ध क्षेत्र है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके साथ अगर किसान कुछ तकनीकी जानकारियों के साथ जुड़ जाए तो सफलता की ऐसी इबारत लिख सकते हैं कि बाकी लोगों को भी वो प्रेरणा दे सकते हैं। और कुछ ऐसा ही किया है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले पवन सिंह ने। पवन सिंह खेती किसानी तो करते ही हैं और इसके साथ साथ गो पालन भी करते हैं, जिसमें उनके बेटे भी बढ़ चढ़कर उनका साथ देते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान पवन सिंह से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला अपनी उपजाऊ मिट्टी, जल स्रोतों और खेती की विविधता के कारण पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है और यही वजह है कि सहारनपुर में लगभग हर प्रकार की फसल सफलतापूर्वक उगाई जाती है। पानी की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। सहारनपुर सिर्फ परंपरागत खेती तक सीमित नहीं है, ये जिला बागवानी का भी केंद्र है। आम, अमरूद, लीची, पपीते और सब्जियों की खेती अतिरिक्त आय का बड़ा स्रोत बन चुकी है। आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और जैविक खाद का उपयोग अब किसानों के बीच बढ़ रहा है। इससे उत्पादन लागत कम हो रही है और फसल की गुणवत्ता बढ़ रही है। ग्राम बेहड़ा संदल के पवन सिंह आज बागवानी और गौपालन को अपना व्यवसाय बनाकर आसपास के क्षेत्र में मिसाल बने हुए हैं। खेती से जुड़ने का उनका यह सफर आसान नहीं था। पढ़ाई करने के बाद पवन सिंह नौकरी करने शहर गए। कुछ समय तक वहीं काम किया, लेकिन किस्मत उन्हें वापस अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों की ओर खींच लाई। गांव लौटने के बाद उन्होंने दोबारा खेती करने का निर्णय लिया और ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन सहारनपुर से हुई है। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी जॉब रुड़की यूनिवर्सिटी में लगी, कैट सेंटर में 4 साल हमने जॉब किया। उसके बाद हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनकी सेवा के लिए हम नौकरी छोड़कर आ गए। उन्हें कैंसर हो गया था। उसके बाद फिर 2008 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद खेती के काम में मुझे आना पड़ा। गांव का माहौल मुझे पहले से ही अच्छा लगता था, शहर की ज़िंदगी से दूर। तो फिर गांव में मैं खेती करना प्रारंभ किया है। बागवानी की हमारी खेती है, आम के बाग हैं और कुछ ज़मीन हमारी खाली है जिसमें हम गेहूं की फसल वगैरह उगाते हैं और पशु पालन गाय रखते हैं, गाय की सेवा करते हैं। अपने 100 बीघे के खेतों में से करीब 80 बीघे में पवन सिंह जी आम की खेती करते हैं। उनके बागों में दशहरी, चौसा, लंगड़ा आदि लोकप्रिय किस्में शामिल हैं। बाकी बचे हुए खेतों में गेहूं, धान और गन्ने की खेती करते हैं। कई फसलों के संतुलित प्रबंधन से पवन सिंह अच्छी पैदावार के साथ एक स्थिर आय भी सुनिश्चित कर पाते हैं। हमारे पास ये 100 बीघा जमीन के आसपास है। इसमें 80 बीघा में तो हमारे बाग हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गुलाब जामुन ये किस्में हैं और कुछ ज़मीन हमारी जो खाली है उसमें हम गन्ना भी लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं, धान भी लगाते हैं। ये सब्जियां भी, सब्जी तो हम उगाते नहीं, सब्जी तो हम यही अपने जो घर के आसपास ज़मीन है उसमें हम उगा लेते हैं अपने खाने के लिए। बाकी की फसल में हमें सब्जी कोई नहीं लगा रहे। बाकी हमारी जो गेहूँ, मेन फसल गन्ना और आम, ये चीज़ 3 फसलें मेन है।
पवन सिंह बताते हैं कि बहुफसली खेती अपनाने से जोखिम कम हो जाता है, साल भर आय के स्रोत बने रहते हैं। आम की फसल जहां उन्हें भारी लाभ देती है, वहीं गन्ना और गेहूं जैसी फसलों से नियमित आमदनी होती रहती है। संतुलित खेती और सही प्रबंधन उनकी सफलता की कुंजी है। अगर मैं आमदनी की बात करूं, बागों से हमारी आमदनी 20-25 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से हो जाती है। उसमें हमारा खर्चा कुछ नहीं होता। और बाकी जो गेहूं की है और ये गन्ने की है, उसमें हम 15-20 हज़ार निकाल लेते हैं। खर्चा उसमें आता है हमारा, खर्चा निकाल के हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं उसमें। अच्छा, रही बात आम की फसल की, इस बार आम का काफ़ी मंदा रहा। और ये चूँकि गेहूं की फसल और गन्ने की फसल, धान की फसल सरकार फिक्स कर देती है रेट, वो उसमें MSP में आ जाता है। लेकिन आम की फसल नहीं आती, उसका कभी कभी तो जो 200 रुपये किलो तक बिक जाती है, कभी 10 रुपये किलो तक बिक जाती है। उसका रेट फिक्स नहीं है। मेहनत और निष्ठा से काम करने के कारण पवन सिंह और उनका परिवार आज सफलता के नए पायदान पर पहुंच रहा है। खेती हो या बागवानी, पवन सिंह जी नित नए नवाचार को अपनाते रहते हैं। सफल किसान पवन सिंह की सफलता की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर में रहने वाले पवन सिंह की। तो आइए इनके डेयरी फार्म का एक बार फिर से रुख करते हैं, साथ ही मिलवाते हैं आपको इनके बेटे से और जानते हैं कि ये किस तरह से अपने पिता का हाथ बटाते हैं। वर्तमान समय में पशुपालन एक महत्वपूर्ण और लाभकारी व्यवसाय बनता जा रहा है, खासकर तब जब पढ़ा लिखा युवा पशुपालन को केवल एक पारंपरिक काम नहीं बल्कि सेवा और समर्पण के साथ किया जाने वाला आधुनिक व्यवसाय मानकर इसे अपनाता है। ऐसे युवाओं की सोच और कार्यशैली गांव की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करती है। केतन सिंह राणा इस बात को साबित करते हैं कि पशुपालन को योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो गाँव में अच्छी आमदनी हो सकती है। आप देख सकते हो, मैं पशुपालक हूँ। पशु मैंने पाले हुए हैं। गौ माता का सेवा करने का शौक था, इसलिए पशु पाल रखे हैं। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया हुआ है। आजकल सभी लोगों को शौक है कि पढ़ाई के बाद जॉब करते हैं, 10,000 रुपये की नौकरी करने में संतुष्ट हैं, 15,000 रुपये की नौकरी करने में संतुष्ट हैं, लेकिन गौ माता की सेवा करने में संतुष्ट नहीं है। लेकिन हमारा मन थोड़ा अलग था कि भाई गौ माता की सेवा करनी है, यहीं से दूध से आमदनी करनी है, दूध से पशुपालन से ही अपना जो है घर परिवार जो है चलाना है। तो ये मैंने 2015 से स्टार्ट किया था और आज लगभग 10 साल हो गए हैं लगातार पशुपालन। उससे पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी लगातार पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। हमारा जो काम है, हम दूध का उत्पादन करते हैं और दूध का जो है यहीं पे हमारे सेंटर लगे हुए हैं गांव में, यहीं पे दूध चला जाता है, इससे जो है आमदनी होती है। पशुपालन से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं बल्कि गांव में डेयरी उद्योग का संचालन भी मजबूत होता है। साथ ही स्थानीय बाजारों में दूध व दूध से बने उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। केतन राणा अपनी गायों से निकला दूध गांव के ही सेंटर में बेचते हैं। उनका मानना है कि देश को उन्नत बनाने के लिए पढ़ लिख कर युवाओं को खेती और पशुपालन में आना ही पड़ेगा। नव युवाओं को, जो जेनजी है, उनको खेती में आना पड़ेगा। खेती जो है, अगर आप इससे दूर भागोगे तो ये समस्या की जड़ है देश के लिए। आपको खेती में आना पड़ेगा, आपको पशुपालन करना पड़ेगा। 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी करने में संतुष्ट रहने में कोई लाभ नहीं है। आप खेती करो, इसमें आमदनी बहुत है। अगर आप दिमाग से करते हो, अगर इसमें थोड़ा नॉलेज लगाते हो तो इसमें आमदनी बहुत है, आमदनी कम नहीं है।
कृषि और पशुपालन वास्तविक रूप से एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग हमेशा से एक मजबूत आधार रहा है। गायों से मिलने वाला दूध, उससे बनने वाला उत्पाद, साथ ही पशुओं के गोबर से बनने वाली जैविक खाद खेती के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। इससे खेती की लागत कम और उत्पादन बढ़ जाता है। पवन सिंह जी की सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की क्या भूमिका रही, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब ये मत कहना कि तेरी आंखों में आंसू नहीं है। इस ऑफिस में कुछ तो हो रहा है जो मैं नहीं जानती हूँ। कोई खास वजह संगीता जी जो आप रिजाइन कर रहे हो? मेरे जो ऑफिस से रिलेट करती हो उस वजह से रिजाइन तो नहीं कर रहे ना आप? उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम सहारनपुर में रहने वाले गोपालक पवन सिंह की बात कर रहे हैं। गोपालन के जरिए इन्हें जो सफलता मिली है, इसके पीछे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है। उनका मार्गदर्शन पवन सिंह जैसे बहुत सारे किसानों को मिल रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं पशुपालन और इस क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने वाले कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए समुचित विकास और आधुनिक ज्ञान का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यहाँ किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, नई तकनीकी जानकारी साझा की जाती है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा जो ICAR द्वारा मैंडेट 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसे प्रमुख रूप से एक तो ग्रामीण प्रशिक्षण की है, जिसमें चाहे किसान प्रशिक्षण की, कृषक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे ग्रामीण युवा की बात हो। दूसरे मैंडेट में प्रदर्शन है, परीक्षण है। तीसरे में आता है एक तरीके का कि ये जो जिला सूचना केंद्र के तरीके से जो भी तकनीकियां हैं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके के 5 जो मैंडेट हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जो कृषक प्रशिक्षण है, कृषक प्रशिक्षण में चाहे कैंपस में ट्रेनिंग हो रही हो या ग्रामीण स्तर पे हो रही हो। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में सभी गांव में हम लोग कुछ अंगीकृत गांव भी कर रखे हैं, कुछ बिना अंगीकृत गांव को भी किसानों को हम प्रशिक्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जो ग्रामीण स्तर में समस्याएं आती हैं, जिनको किसी न किसी रूप में, चाहे प्रदर्शन के रूप में, चाहे परीक्षण के रूप में, हम किसानों की समस्याओं को चाहे उनके ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जो परीक्षण के अनुसार जो संस्तुतियाँ आती हैं, उनको हम संबंधित विभागों को भेजते हैं, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसका समाधान कर सकें। हमारे जनपद में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मेन रूप से काम कर रहा है, जो क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना के साथ सही फसली में अच्छा काम कर रहा है। संबंधित विभागों का भी बहुत अच्छा योगदान है। दूसरा ये है कि पशुपालन में है। पशुपालन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, जिसमें उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन पर, उनकी जनरेशन पर निश्चित रूप से प्रभाव दिखाता है। कुछ ऐसे भी ग्रामीण भाई हैं जो पशु चिकित्सा का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पशुपालन वैज्ञानिक तैनात हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत, तो सस्य विज्ञान में बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे अभी बताया गन्ने की सही फसली। ये बड चिप मेथड जो गन्ने का है, बहुत अच्छा सक्सेस है हमारे जनपद में। और जो महिला कृषक समूह हैं, इनके द्वारा इसका उत्पादन किया करके उनकी आय सृजित की जा रही है। वो अपनी नर्सरी बेचते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आय अर्जित मिलती है, उनको रोजगार मिलता है।
भारत सरकार दलहन के उत्पादन पर जोर दे रही है। केवी के उन्नत किस्मों की अरहर पर शोध करके पैदावार बढ़ाने पर किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है, साथ ही प्रेरित कर रहा है कि वो दालों की पैदावार बढ़ाए। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 2-3 साल से अरहर की जो फसल है, विजन पी है, इसका उत्पादन पे जोर दिया जा रहा है। इसका पहले हमने कृषि विज्ञान केंद्र में पहले ऋचा 2000 बिहार की वैरायटी है, वहाँ से मंगवा करके हमने यहाँ अपने ट्रायल किया था। फिर इसके बाद हमने राजेंद्र अरहर 1 की प्रजाति पिछले 2 साल से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। इसके परिणाम ये हुए कि इस वर्ष खरीफ में कृषि विभाग द्वारा भी अरहर का बीज किसान भाइयों को दिया गया। तो इससे ये देखा गया कि ग्रामीण युवाओं में अरहर की खेती की तरफ रुझान बढ़ा है। और आप जानते हैं कि अरहर की खेती प्रोटीन रिच है और इसका भी बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो निश्चित रूप से ये जो पल्सेस का उत्पादन हमें अच्छी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा और इसकी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। इसमें भी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों के समय समय पर फसल प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ विशेषज्ञ खेती की प्रत्येक बारीकियों पर विस्तार से मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को समझने का अवसर मिलता है और वे अपने खेतों में वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर अधिक लाभ कमा पाते हैं। आज की जो मुख्य समस्या हमारे किसानों की है वो है कि हमारे जो खेतों में लागत जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके सापेक्ष जो है हमें उसका उत्पादन जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाता है और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी कम होती जा रही है। इसके पीछे 3-4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले आपके खेत में जैव विविधता की कमी आने से हमारे फसलों का एक सिकुड़ कर रह जाना, केवल 1 या 2 क्रॉप को अपने खेतों में लेना, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इसमें है हमारी मृदा का प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य के प्रति किसान भाई बिल्कुल जागरूक नहीं है। इसमें केवल वो केमिकल खादों पर आज के समय में निर्भर रह गए हैं। तो इसके लिए हमें अपने खेतों में जैव विविधता यानी कि फसल चक्र को अपनाना है। फसल चक्र के साथ साथ में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एकीकृत फसल प्रणाली का आज का समय है। एक फसल पे निर्भर न रह के फसल के साथ साथ आप उसमें बागवानी कीजिए, आप उसमें सब्जी लगाइए, आप वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करिए, आप उसमें मछली पालन करिए। इसके साथ साथ में जितना भी विविधताएँ आप अपने खेतों में ला सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ में आप मृदा स्वास्थ्य को लेके आप जागरूक होइए। आप केमिकल खादों पर निर्भर न रह के इसमें जैविक खादों को भी अपने इसमें समय दीजिए। आप अपने खेतों में अगर फसल चक्र नहीं अपना पाते हैं तो इसमें आप सह फसली का भी उपयोग जो है कर सकते हैं, क्योंकि सह फसली अपने आप में जैसे कि एक शब्द से ही आपको पता पड़ रहा है कि सह फसली यानी कि एक दूसरे के लिए वो सहयोग देती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे अगर हम इस समय जो है शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है तो इस समय आप ऐसी फसलें अपने खेतों में लगाइए गन्ने के साथ में जो कम अवधि की हों और जो हमारी मुख्य फसल है उसको नुकसान न पहुंचाती हो। इसमें आप जो है इसमें दलहन का समावेश कर सकते हैं, जैसे चना मसूर का उपयोग करिए, या फिर जो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो प्रजातियां हैं सरसों की, आप उनका 110 दिन में पक के वो तैयार हो जाती हैं, उनका उपयोग जो है आप इसमें कर सकते हैं। साथ में आप सब्जियों का भी अपने गन्ने में जो है उसको उगाकर अच्छा जो है उसमें उत्पादन जो है आप ले सकते हैं। पशुपालन करते समय सबसे जरूरी है पशुओं की देखभाल, उनका संतुलित और पौष्टिक आहार, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था करना, साथ ही दुधारू पशुओं से होने वाले रोगों से बचाव किस तरह से किए जाएं, इसकी उचित जानकारी सहारनपुर केवीके के पशु वैज्ञानिक मनोज सिंह जी दे रहे हैं। पशुओं में जो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, हमारे किसान भाई इसको वैज्ञानिक तरीके से अगर करते हैं तो उनको अवश्य लाभ होगा। जैसे रख रखाव, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। गर्मी का सीजन हो तो गर्मी से बचाव को उपाय करिए, ठंडी का सीजन है तो पशुओं को ठंडी से बचाव को उपाय कीजिए, बिछावन का प्रयोग कीजिए और शुद्ध ताज़ा साफ सुथरा पानी पिलाना चाहिए।
पशु बाड़े की साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो बहुत सारे वायु परजीवी, किलनी है, मच्छर है, मक्खी है, ये सब लगते हैं जो पशुओं के खून पीते हैं, साथ साथ उनको जो है उनके शरीर को दुबला करते चले जाते हैं। इसलिए हर 15वें दिन पे फिनाइल से या ब्यूटाक्स है, टैक्टिक है, पेस्टोवन, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, किसी भी पशु चिकित्सक से संपर्क करके वो दवा ला करके पशुओं को और पशु बाड़े में उसका स्प्रे करें। तो इस तरह से उस जो है पशुओं के रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ आती है खान पान। हम किसान भाइयों को बताना ये चाहते हैं कि आप चाहे हरा चारा हो, सूखा चारा, पशुओं को पेट भर के दीजिए। जो भी दाना है, दाने में ये आप निर्धारित कीजिए कि ऊर्जा वाले स्रोत कौन है, प्रोटीन के स्रोत कौन है, खनिज और मिनरल्स कौन है जो हमारे पशुओं को प्रतिदिन आवश्यक है। ऊर्जा वाले स्रोत में आपके अन्न वाली जितनी भी फसलें हैं और उसके उत्पाद, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं की दलिया, राइस पॉलिश, व्हीट ब्रान, जो भी चीज़ें हैं अन्न वाली फसलें और उसके उत्पाद ऊर्जा वाले स्रोत हैं। प्रोटीन के स्रोत में केवल खल है, सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, बिनौले की खल है, इन सब चीज़ों को प्रोटीन के स्रोत में रखा गया। मिनरल्स एंड विटामिन में आपका नमक है, खनिज मिश्रण है, खनिज मिश्रण कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बेनेडियम, सिलिकॉन, बोरान, आयोडीन, इस तरह से 21 तत्वों का मिश्रण है जो पशुओं को बहुत ही आवश्यक है। गौपालन से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ती है, बल्कि उससे मिलने वाला गोबर और गौमूत्र खेतों के लिए वरदान होता है। प्राकृतिक खाद बनाने की विस्तृत जानकारी केवीके के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज सिंह दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पीछे आप देख ही रहे हैं कि कई ड्रम रखे हुए हैं। जीवा में 200 से 250 लीटर का जो है हम ड्रम लेंगे, उसमें जो है 100 लीटर पानी लेंगे पहले, उसमें 2 किलोग्राम जो है बेसन, 2 किलोग्राम गुड़ और 200 से 250 ग्राम किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी। बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी का मतलब ये हुआ कि ऐसी जगह से मिट्टी प्राप्त करें जहाँ पर खाद का प्रयोग ना किया गया हो, केमिकल रासायनिक खादों का प्रयोग ना किया गया हो। ऐसी खाद को मिला करके जो है उसको तैयार करेंगे और 5 लीटर उसमें गोमूत्र मिलाएंगे और घड़ी की सुई की दिशा में इसको घुमाएंगे। 4-5वें दिन जो है लगभग तैयार हो जाएगा। जूट के बोरे से इसको ढकेंगे छायादार स्थान में, सुबह शाम इसको मिक्स करेंगे, फिर 6वें दिन से इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट जब पानी की सिंचाई कर रहे हैं उसमें हम डाल सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फसलों को प्रयोग कर सकते हैं। जो इल्ली है, सूढ़ी है, उसके लिए भी हम नीमास्त्र, जैसा कि नीम का अस्त्र, नीमास्त्र नाम ही है, तो उसमें नीम की पत्ती 5 किलो मिलानी है, 2 लीटर उसमें गाय का गोबर, 2 किलो गोबर मिलाना, 2 लीटर पेशाब मिलानी है, मिला करके उसको 48 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद उसका स्प्रे कर दें। इसी में एक चीज़ है कि जैसे हम लोग बीजोपचार करने के लिए, तो बीजोपचार के लिए भी बीजामृत एक पदार्थ बनता है, उसको बना करके उसमें 50 ग्राम जो है चूना लेते हैं, बाकी गोमूत्र है, पानी है, गोबर है, सबको 1 कुंटल जो है 20 लीटर पानी में 1 कुंटल बीज के लिए वो सफिशिएंट होता है, पर्याप्त मात्रा होता है। उसको उपचारित करके जो है बीजामृत से बीजोपचार कर लेते हैं, जिससे बीमारियां नहीं होती हैं। इसी प्रकार से जब मान लीजिए फंगल बीमारी आती है, फंगस द्वारा आती है, खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं। 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी लस्सी मिला करके पूरे खेत में प्रयोग करते हैं और उससे जो है फंगस वाली बीमारियों से कंट्रोल किए जाते हैं। गौपालन केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं है, अपितु भारत की कृषि व्यवस्था का मजबूत आधार भी है। इसलिए गौपालन वर्तमान में खेती का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कार्यक्रम सफल किसान में आज आपने जाना कि किस तरह से पूरी मेहनत और लगन से अगर आप गोपालन के क्षेत्र में जुड़े तो पवन सिंह जैसे और किसानों की तरह ही आप भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। के साथ सफल किसान में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।